Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on CPU scheduling algorithm and their example. सबसे पहली एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि हमारे पास तीन प्रोसेस हैं। कितनी प्रोसेस हैं? तीन प्रोसेस हैं। P1, P2, P3 और उनका जो बस टाइम है हमें दे रखा है P1 का 24, P2 का 3 मिली सेकंड और P3 का 3 मिली सेकंड। अब हम मान के चलते हैं कि जो हमारी प्रोसेसेस हैं वो पहुंची हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर में P1, P2, P3। तो इसका हम एक चार्ट बनाएंगे और सभी का अराइवल टाइम हम क्या मान के चल रहे हैं, क्योंकि दिया नहीं है तो 0, और उनका हमने माना है कि उनका जो अराइविंग का ऑर्डर है वो P1 पहले आई है, P2 उसके बाद और P3 उसके बाद आई है। हम सपोज कि जो हमारी P1 प्रोसेस है वो 0 समय में CPU के पास पहुंची है। उसका जो बस टाइम है, जो CPU में एग्जीक्यूट होने का समय है, वो कितना गिवन है हमें? 24। तो P1 प्रोसेस जो है CPU में 24 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद उसने CPU को रिलीज करा। तो नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस है हमारी? P2। उसका जो बस टाइम है 3 है, वो CPU में 3 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट हुई। तो 24 से लेकर 27 मिलीसेकंड तक कौन सी हमारी प्रोसेस चली? P2। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है वो P3 है। उसका बस टाइम हमें गिवन है 3 मिलीसेकंड। जैसे P2 ने CPU को रिलीज करा तो P3 CPU के अंदर आई और 3 मिलीसेकंड तक वो एग्जीक्यूट हुई, 28 से लेके 30 तक। अब हम देखेंगे इस चार्ट की मदद से कि किस प्रोसेस ने कितनी देर तक इंतजार करा। अब हम देखते हैं जो P1 प्रोसेस है उसको 0 मिलीसेकंड पर ही CPU अलॉट हो गया था। तो उसका जो वेटिंग टाइम है क्या है? P1 का 0। जो P2 प्रोसेस है उसको CPU मिला है 24 मिलीसेकंड के बाद। तो P2 जो प्रोसेस है हमारी उसको कितनी देर तक इंतजार करना पड़ा? 24 मिलीसेकंड तक। तो P2 का वेटिंग टाइम कितना हो गया हमारा? 24 मिलीसेकंड। P3 जो है हमारी प्रोसेस उसको 27 मिलीसेकंड के बाद CPU अलोकेट हुआ। तो P3 का हमारा जो वेटिंग टाइम रहा वो कितना रहा? 27। ये तो हमने हर प्रोसेस का इंडिविजुअल वेटिंग टाइम निकाल लिया है। टोटल हमारे पास 3 प्रोसेस है। तो एवरेज वेटिंग टाइम के लिए हम P1 प्लस P2 और P3 इन तीनों को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ प्रोसेस जितनी है, जैसे कि यहां पर हमारे पास 3 है तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 0 प्लस 24 प्लस 27, तो 51 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 17 मिलीसेकंड। दिस इज अवर एवरेज वेटिंग टाइम। अब बात होती है हमारी टर्न अराउंड टाइम के। प्रोसेस जब CPU के पास आई और उसने जो अपना एग्जीक्यूशन है कंप्लीट करके बाहर हो गई तो उसको बोलते हैं हम टर्न अराउंड टाइम। अब देखेंगे
तो P1 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो कितना आया 24, क्योंकि वो 0 मिली सेकंड पर आई थी और 24 मिली सेकंड पर वो बाहर हो गई। P2 0 मिली सेकंड पर आई थी। हमने बताया था कि P1 P2 P3 तीनों जो प्रोसेस है सेम टाइम पर आई हैं, लेकिन उनका अराइविंग का ऑर्डर है P1 P2 P3। अब P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या है यहाँ पर, कंप्लीट होने में लगा समय 27। P3 का जो हमारा टर्न अराउंड टाइम रहेगा वो 30 मिली सेकंड रहेगा, क्योंकि 30 मिली सेकंड पर वो कंप्लीट हुई है। ये हमारा इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम आ गया है हर प्रोसेस का। इनका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे हम, तीनों प्रोसेस के टर्न अराउंड टाइम को ऐड कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 81 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 27 मिली सेकंड। तो वेटिंग टाइम हमें निकालना आ गया इंडिविजुअल प्रोसेस का, टर्न अराउंड टाइम हमें इंडिविजुअल प्रोसेस का निकालना आ गया, एवरेज वेटिंग टाइम हमें निकालना आया है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमें निकालना आ गया है। थ्रूपुट, तो थ्रूपुट अगर हमें निकालना है तो हमारे पास कितनी प्रोसेस है, 3 प्रोसेस हैं। उन तीनों प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है 30 मिली सेकंड, तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा थ्रूपुट कितना गया 1/10 ओवरऑल आउटपुट। अब सेम एग्जांपल को हम देखेंगे अलग तरीके से। अब हम मान के चलते हैं जो तीनों प्रोसेस हैं उनका अराइविंग का सीक्वेंस ये है, पहुंचने का सीक्वेंस ये है, सेम टाइम पर आई है लेकिन उनका सीक्वेंस है P2 पहले आई है, P3 उसके बाद और सबसे लास्ट में हमारी आई है P1। सेम एग्जांपल को हम ले रहे हैं, बस उनके जो सीक्वेंस है उसको हमने चेंज कर दिया है कि P2 हमारी पहले आई है, P3 उसके बाद में आई है, P1 उसके बाद में आई है। तो हमें गिवन था P2 का बस टाइम 3 मिली सेकंड, P3 का 3 मिली सेकंड और P1 का 24 मिली सेकंड। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा जो P2 को CPU मिला 0 मिली सेकंड पर, उसने 3 मिली सेकंड तक CPU को बिजी रखा, उसके बाद रिलीज करा। फिर 4 से लेकर 6 तक P3 के पास रहेगा सेकंड नंबर पर जो आई है। फिर 7 मिली सेकंड से लेकर 30 मिली सेकंड तक CPU P1 प्रोसेस के पास रहेगा और उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद P1 बाहर हो जाएगा। तो वेटिंग टाइम जो P1 के लिए रहेगा यहां आप देखेंगे 6 मिली सेकंड। P2 के लिए हमारा वेटिंग टाइम रहेगा 0 मिली सेकंड और P3 के लिए हमारा वेटिंग टाइम रहेगा 3 मिली सेकंड। जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में तीनों इंडिविजुअल प्रोसेस को ऐड कर दिया था और उसके बाद हमने उसको नंबर ऑफ प्रोसेस जितनी रहती है उससे डिवाइड करा था। तो 6 + 0 + 3 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या आ जाएगा 9/3 इज इक्वल टू 3 मिली सेकंड। ऐसे ही हमारा टर्न अराउंड टाइम हम देखेंगे। P1 30 मिली सेकंड पे कंप्लीट हुई है, P2 3 मिली सेकंड पे कंप्लीट हुई है, P3 6 मिली सेकंड पर कंप्लीट हुई है। अब हम ये जानते हैं कि तीनों जो प्रोसेस है उनका अराइवल टाइम 0 मिली सेकंड है, बस उनका जो सीक्वेंस है पहुंचने का वो क्या है हमारा P2 P3 P1। एवरेज टर्न अराउंड टाइम हम निकालेंगे 30 + 3 + 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस 3 मींस 39 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 13 मिली सेकंड। थ्रूपुट क्या हो जाएगा हमारा, 3 प्रोसेस है डिवाइड कर दिया हमने 30 मिली सेकंड से, क्यों, क्योंकि हमारे तीनों प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है 30 मिली सेकंड। तो थ्रूपुट क्या हो गया हमारा 1/10, जैसा कि प्रीवियस केस में था। लेकिन ये जो रिजल्ट है हमारा मच बेटर देन प्रीवियस केस।
अगर हम प्रीवियस केस को देखें तो वहां जो वेटिंग टाइम आया था और यहाँ जो वेटिंग टाइम आया है एवरेज, आप यहां देखेंगे कि जो एवरेज वेटिंग टाइम आया है 3 मिली सेकंड आया है, और जो प्रीवियस केस में जो हमारा वेटिंग टाइम आया था, हम देख सकते हैं प्रीवियस केस में हमारा वेटिंग टाइम आया था 17 मिली सेकंड, लेकिन इस केस में हमारा एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ रहा है 3 मिली सेकंड। अगर हमने क्या करा है, जो शॉर्ट प्रोसेस है उसको बिहाइंड कर दिया है किसके, लॉन्ग प्रोसेस के, मतलब लॉन्ग प्रोसेस को हम बाद में ले रहे हैं, इसको बोलते हैं कन्वॉय इफेक्ट। कन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट प्रोसेस बिहाइंड दी लॉन्ग प्रोसेस। जो हमारी शॉर्ट प्रोसेस होती है वो लॉन्ग प्रोसेस के बिहाइंड होती है, तो ये कहलाता है हमारा कन्वॉय इफेक्ट। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो शॉर्ट प्रोसेस है, जो हमारी शॉर्ट प्रोसेस है उसे, जो हमारी शॉर्ट प्रोसेस है उसे लॉन्ग प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने का वेट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम कन्वॉय इफेक्ट। जो हमारी शॉर्ट प्रोसेसेस हैं उनको लॉन्ग प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने का वेट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं कन्वॉय इफेक्ट। तो यहां पर क्या हो गया, हमने सीक्वेंस चेंज करा तो एवरेज वेटिंग टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। ये तो सेम एग्जांपल को हमने दो अलग तरीके से देखा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के। अब हम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखेंगे, जिसमें हर प्रोसेस एसोसिएट है the length of its next CPU burst time. Use these length to schedule the process with the shortest time. अब शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव, once CPU given to the process, it cannot be preempted until completes its CPU burst. जब तक कि एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती है सीपीयू में, दूसरी प्रोसेस नहीं आ सकती। प्रीएम्प्टिव में ऐसा नहीं है। इफ ए न्यू प्रोसेस अराइव विद द सीपीयू बर्स्ट लेंथ लेस देन द रिमेनिंग टाइम ऑफ करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, then it can preempt. This scheme is known as shortest remaining time first. Shortage of first is optimal because gives minimum average waiting time for a given set of process. इससे हमें मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम मिलता है। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में आज हम देखेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। ये आप देख सकते हैं एग्जांपल ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का, जिसमें हर प्रोसेस का अराइवल टाइम दे रखा है। हमारे पास यहाँ 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4। P1 का पहुंचने का समय है 0 मिली सेकंड, उसका बस टाइम है 7 मिली सेकंड। P2 का पहुंचने का समय है 2 मिली सेकंड और बस टाइम है 4 मिली सेकंड। P3 जो प्रोसेस है उसका पहुंचने का समय है 4 मिली सेकंड और बस टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम है 1 मिली सेकंड। P4 का है 5 मिली सेकंड और बस टाइम है 4 मिली सेकंड। जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग है हम देख रहे हैं, इसमें जो हमारी प्रोसेस का सीक्वेंस हम मान के चल रहे हैं P1, देन P2, देन P2, देन P3, देन P4, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हियर। अब जब हम इसका चार्ट बनाने जाएंगे तो हमने देखा है कि जो P1 प्रोसेस है वो 0 मिली सेकंड पर आई है। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में हम बात करते हैं कि जो जिसका बस टाइम सबसे कम हो उसको पहले ले लो।
अगर हम देखें तो यहाँ सबसे कम बस टाइम किसका है, हमारा P3 का, लेकिन वो अभी पहुंची ही नहीं है, वो सीपीयू के पास अभी आई नहीं है। इसलिए जो प्रोसेस आई है अब हमें उसको ही लेना पड़ेगा। अब चूंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है कि अगर कोई एक प्रोसेस सीपीयू के पास चली गई है तो जब तक दूसरी प्रोसेस अलॉट नहीं हो सकती सीपीयू को, तब तक पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाए, जब तक कि पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो जाए। अब चूंकि सीपीयू के पास 0 मिलीसेकंड में सिर्फ एक ही प्रोसेस आई है अभी, P1, जिसका बस टाइम है 7। अब जब तक कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी तो दूसरी प्रोसेस हम अलॉट नहीं कर सकते। अब देखेंगे 2 मिलीसेकंड पर P2 आ गई थी, अब यहां पर इसका 5 मिलीसेकंड हो गया था, उस टाइम पर इसका 4। लेकिन चूंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है तो हम दूसरी प्रोसेस को एंटर नहीं कर सकते, चाहे वो आ भी गई हो। देखेंगे 2 मिलीसेकंड पर दूसरी प्रोसेस आ गई थी, लेकिन हम उसको एंटर नहीं कर सकते क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव एसजेएफ है ये। अब क्या होगा यहां, जब तक कि P1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर देती तब तक दूसरी प्रोसेस सीपीयू के पास नहीं आएंगी। अब देखा हमने कि 7 मिलीसेकंड पर P1 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया। ओके, अब 7 मिलीसेकंड जैसे ही खत्म हुए तो हमने देखा P2 भी आ चुकी है, P3 भी आ चुकी है और P4 भी। अब हम, क्योंकि P2 जो आई थी 2 मिलीसेकंड पर आ चुकी थी सीपीयू के पास, P3 4 मिलीसेकंड पर आ गई थी और P5 5 मिलीसेकंड पर। अब चूंकि 7 मिलीसेकंड पर P1 ने सीपीयू को रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया। अब सीपीयू के पास क्यू में 3 प्रोसेस हैं, P2, P3 एंड P4। अब सीपीयू कौन सी प्रोसेस को लेगा, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, जिसका बस टाइम सबसे कम होगा। तो हमने देखा P2, P3 और P4 में P3 का जो बस टाइम है वो सबसे कम है, तो P3 चलेगा 7 to 8। अब हमारे पास बची है P2 एंड P4, 2 प्रोसेस बची हैं, दोनों का ही बस टाइम सेम है। तो सीपीयू किसको लेगा, पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर P2 को पहले ले लेगा वो, क्योंकि P2 पहले आई थी। सेम बस टाइम होने पर सीपीयू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर जो पहले प्रोसेस आई है उसको लेगा। तो P2 पहले आई थी तो उसका बस टाइम कितना है 4, तो 8 to 12 मिलीसेकंड तक P2 प्रोसेस सीपीयू के पास रहेगी, उसके बाद वो सीपीयू को रिलीज कर देगी। अब सिर्फ हमारी P4 प्रोसेस बची है, तो P4 प्रोसेस 13 से लेके 16 मिलीसेकंड तक सीपीयू को बिजी रखेगी और उसमें एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वो सीपीयू को रिलीज कर देगी। तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने ग्रांड चार्ट ड्रॉ करा है। अब हम वेटिंग टाइम निकालेंगे फॉर P1 प्रोसेस। तो हमने देखा जो P1 प्रोसेस है उसका जो पहुंचने का समय था वो कितना है, 0 मिलीसेकंड। जो हमारी प्रोसेस है, आप देखेंगे यहां जो वेटिंग टाइम हम निकालेंगे तो यहां हमने देखा कि जो P1 का वेटिंग टाइम आएगा, P1 कब पहुंची है 0 मिलीसेकंड पर, 0 मिलीसेकंड पर पहुंची। अब 0 मिलीसेकंड पर उसको सीपीयू मिल गया, तो P1 का वेटिंग टाइम कितना हो गया 0। P2 का जो वेटिंग टाइम है हम वो निकालेंगे, P2 को सीपीयू कब मिला 8 मिलीसेकंड पर, लेकिन वो पहुंची कब थी 2 मिलीसेकंड पर, तो 8 - 2 हो जाएगा, तो 6। P3 पहुंची थी हमारी 4 मिलीसेकंड पर, लेकिन उसको सीपीयू कब मिला था 7 मिलीसेकंड पर, तो 7 - 4 हो गया।
P4 का हम वेटिंग टाइम निकालेंगे कि P4 कब पहुंची थी हमारी 5 मिली सेकंड पर सीपीयू के पास पहुंची थी, लेकिन उसको सीपीयू मिला था 12 मिली सेकंड पर, तो 12 माइनस 5 7। तो ऐसे करके हमारा इंडिविजुअल प्रोसेस का वेटिंग टाइम आया है। P1 का आया है 0, P2 का आया है 6, P3 का आया है 3 और P4 का आया है 7। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोसेस को हमने डिवाइड कर दिया है, से डिवाइड कर दिया है टोटल वेटिंग टाइम को। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ गया हमारा 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 मिली सेकंड। स्टेगर्ड अराइवल का मतलब होता है अलग अलग समय अलग अलग प्रोसेस पहुंची हैं सीपीयू के पास। स्टेगर्ड अराइवल टाइम कहा जाता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोसेस सीपीयू के पास पहुंची हैं। टर्न अराउंड टाइम निकालना है, जैसे हमें P1 का टर्न अराउंड टाइम आएगा कि उसने कंप्लीट एग्जीक्यूशन में कितना समय लिया जब पहुंची थी उसके बाद। तो 0 मिली सेकंड पर पहुंची थी और उसने कंप्लीट एग्जीक्यूट होने में अपना कितना समय लिया है 7 मिली सेकंड, तो 7 माइनस 0। P2 का टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। यहां हमारी नोट करने की बात है एक, तो आप देखेंगे कि यहां आएगा 12 माइनस 2, क्योंकि P2 ने अपना टर्न कंप्लीट करा 12 मिली सेकंड पर, लेकिन पहुंची कितने मिली सेकंड पे थे 2 मिली सेकंड पर। ओके, P3 ने अपना टर्न कंप्लीट करा 8 मिली सेकंड पर, पहुंची थी 4 मिली सेकंड पर, तो 8 माइनस 4। P4 ने अपना टर्न कंप्लीट करा 16 मिली सेकंड पर, लेकिन वो पहुंची थी सीपीयू के पास 5 मिली सेकंड पर, तो 16 माइनस 5। तो P1 के लिए टर्न अराउंड टाइम 7, P2 के लिए 12 माइनस 2 10, P3 के लिए 8 माइनस 4, P4 के लिए 16 माइनस 5 11। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हम निकालेंगे, चारों प्रोसेस के टर्न अराउंड टाइम को ऐड करके उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो चारों प्रोसेस को ऐड करने के बाद हमारा कितना आया रिजल्ट 32 डिवाइडेड बाय 4। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आ जाएगा 8 4 32 8 मिली सेकंड। इसके लिए हमारा थ्रूपुट ओवरऑल आउटपुट कितना रहेगा, 4 प्रोसेस है और टर्न कंप्लीट जो चारों प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगा है 16 मिली सेकंड। तो 4 डिवाइडेड बाय 16, तो 1/4 मिली सेकंड, मतलब 0.25 मिली सेकंड। तो ओवरऑल आउटपुट कितना आ गया अपना 1/4 मिली सेकंड। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रीएम्प्टिव एसजेएफ, और जब नॉन प्रीएम्प्टिव में भी हम एक और केस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि उनका अराइवल टाइम जब सेम है तो चार्ट कैसे बनेगा और कैसे वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीएम्प्टिव एसजेएफ। तो आज के लेक्चर में हमने 2 एल्गोरिथम देखी हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। उसमें हमने एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और थ्रूपुट निकाला है, और कन्वाय इफेक्ट क्या होता है वो देखा है हमने। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम को हमने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करा है, नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का हमने स्टेगर्ड अराइवल टाइम है, अलग अलग अराइवल टाइम अलग अलग प्रोसेस का दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रांड चार्ट ड्रॉ करा है और एवरेज वेटिंग टाइम एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाला है, और इंडिविजुअल प्रोसेस का वेटिंग टाइम और इंडिविजुअल प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकाला है, और थ्रूपुट निकाला है ओवरऑल आउटपुट। तो आज का लेक्चर में यही क्लोज करूंगा। थैंक यू।